हिंदी का एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको जाननी पड़ेगी, फिर आगे इसका संदर्भ भी समझ आ जाएगा। तो कहानी कुछ यूं है कि किसी जगह नर्तकी नाम की एक लड़की थी जो नाचने के लिए प्रसिद्ध हो गई, पर वास्तव में उसे उतना अच्छा नाचना नहीं आता था और वो भी इस बात को जानती थी। इसलिए जब भी कोई उसे नाचने के लिए बुलाता तो वो यही कहती कि 9 मन तेल लेके चिराग जलाओ तब नाचूंगी। न लोग 9 मन तेल इकट्ठा कर पाते और न उसका नाच ही हो पाता। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो जंग थोपी है, अब उसकी सूरत हाल कुछ ऐसी ही दिख रही है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी 100% खत्म कर दी है, बस नेटो और दूसरे देशों का सहयोग मिल जाए तो मजा आ जाए, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलवा लेंगे। अब आप देखिए, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों भाई इस उम्मीद से आए थे कि खामेनेई के साथ जब दूसरे बड़े नेताओं को मार देंगे और पूरे ईरान पर हमला करेंगे तो वहां की जनता सड़क पर आ जाएगी और इस्लामिक रिजीम का अंत हो आएगा। पर आज 17वां दिन है जंग का। ईरान का इस्लामिक रिजीम टस से मस नहीं हुआ। कई दौर की हत्याओं के बावजूद ईरान की टॉप लीडरशिप जंग के दौरान धड़ल्ले से सड़कों पर घूम रही है, लोगों से मिल रही है, इंटरव्यूज भी दे रही है, सेल्फियां खिंचवा रही है। मसूद पेजेश्कियान, अली लारिजानी, अब्बास अरागची जैसे नेताओं के विजुअल्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। बिलाशक ये ईरान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या वॉर प्रोपोगेंडा है, लेकिन ईरान ने साबित किया है कि वो सोशल मीडिया से इतर जंग के मैदान में भी समझ रखता है। इस्लामिक रिजीम के सबसे कट्टर समर्थक भी कभी ये नहीं कहते थे कि वो अमेरिका और इजराइल को सीधी जंग में हरा देंगे। इसलिए ईरान ने लंबे समय से एसिमेट्रिक वॉरफेयर की तैयारी की है और अब उसकी तैयारी काम भी आ रही है। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में बम मारकर धुआं भर दिया है, ये बात सही है, लेकिन ये भी उतनी ही सही है कि एक दिन नहीं बीतता जब इजराइल और खाड़ी के दुबई जैसे बड़े शहरों से मिसाइल या मलबा गिरने की खबर नहीं आती। अमेरिका और इजराइल लाख कोशिशों के बावजूद 100% एयर सुपीरियरिटी हासिल नहीं कर पाया है, जबकि ईरान के पास हवा में टक्कर देने के लिए वायुसेना नहीं है। इस पर ईरान जंग को आसमान से खींचकर समंदर में ले आया है, जहां भूगोल उसका साथ दे रहा है। बैटल ऑफ हॉर्मुज जारी है। हमने राजदूत के पिछले कुछ एपिसोड्स में इस जंग के एक थिएटर को यही नाम दिया था। IRIS देना सहित ईरान के कई जहाज डुबा देने का दावा कर रही दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना US नेवी, जिसके पास 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लंदन की इंश्योरेंस कंपनियों को भरोसा नहीं दिला पा रही है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों का बीमा कर दे। ना कोई बीमा करने को राजी है, ना कोई जहाजी जहाज को चलाना चाहता है। कंपनियां प्रेशर डाल रही हैं कि ट्रांसपोंडर बंद करके जहाज चलाओ, लेकिन जान का डर भी कोई चीज होती है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि चीन या भारत की तरह परमिशन लोगे तो जा पाओगे, वरना हमला कर देंगे। और फिर ईरान ने बार बार अपनी इस धमकी पर अमल भी किया है। इसलिए आज हॉर्मुज का बंद होना एक हकीकत है। वहां से जहाज नहीं गुजर पा रहे, इसलिए अब ट्रंप परेशान हो चुके हैं और अपने सहयोगियों से मदद मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अपने जहाज भेजो तभी ये रास्ता खुल पाएगा। यानी जो ट्रंप कुछ दिन पहले ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर मांग रहे थे, वो अब दुनिया को साबित करने में लगे हैं कि ये जंग हम दूसरे देशों की वजह से नहीं जीत पा रहे। उन्होंने कह दिया है कि नेटो अगर हमारा साथ नहीं देता तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। ट्रंप कभी एक बात बोलते हैं, फिर खुद ही अपनी बात काटकर एक नया तर्क पेश कर देते हैं। एक नई ही बात है जो अब पता चली है। शो की स्क्रिप्ट तैयार करते समय हमने जब ट्रंप का ट्रुथ सोशल खंगाला तो वही हाल हमें आज भी देखने को मिला। एक पोस्ट में ट्रंप लिखते हैं कि ईरान तो मास्टर ऑफ मीडिया मैनिपुलेशन है, उसे पता है नैरेटिव सेट कैसे करते हैं। ईरान तो AI वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है, हमले के झूठे वीडियोस बनवा रहा है, जबकि हमने उसकी 100% मिलिट्री कैपेबिलिटी खत्म कर दी है।
ये सब लिखने के बाद ट्रंप नेटो और दूसरे देशों से जंग में शामिल होने की गुहार भी लगाते हैं। पेशेवर टिप्पणीकार भी हैरान हैं कि जब अमेरिका ईरान की मिलिट्री पावर खत्म करने का दावा कर रहा है तो दूसरों की मदद ली क्यों जा रही है। इसलिए आज हम भी राजदूत में यही बात डिस्कस करेंगे कि ये जंग ट्रंप के लिए गले की फांस कैसे बन गई है, जिसे वो न गटक पा रहे हैं और न ही मुंह से निकाल पा रहे हैं। क्योंकि बिना युद्ध में बड़ी उपलब्धि हासिल किए वापस आएं तो मिड टर्म भी हार सकते हैं। लगातार जंग में बने रहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगी, तो तेल के दाम और महंगाई भी बढ़ेगी और इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। यानी एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई वाली स्थिति बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। ईरान की मिलिट्री पावर को पूरी तरह बर्बाद करने का क्लेम ट्रंप अकेले नहीं कर रहे। रक्षा मंत्री या आजकल जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहा जाता है, पीट हेग्सेथ, वो भी इस तरह के क्लेम रोजाना करते हैं। 15 मार्च को पेंटागन में हुई एक ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर टोटल एयर डोमिनेंस हासिल कर ली है। उनके मुताबिक ईरान की एयर डिफेंस लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी एयरफोर्स अब प्रभावी नहीं रही और उसकी नौसेना का बड़ा हिस्सा भी नष्ट हो चुका है। पेंटागन के आंकड़ों के मुताबिक जंग की शुरुआत की तुलना में अब ईरान लगभग 90% मिसाइल और 95% कम ड्रोन्स लॉन्च कर पा रहा है। ठीक ईरान के पीआर की तरह हेग्सेथ भी अपने देश के लिए वॉर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। कुछ मिसालें देखिए। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ, स्वतंत्र रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि इसे बहुत सी जगहों पर नुकसान हुआ है, पर बहुत सी जगहों पर यह काम भी कर रहा है। 16 मार्च को ही अल जजीरा ने एक वेरीफाइड वीडियो पोस्ट की। यह वीडियो तेहरान के यूसुफ अबद इलाके की है। इसमें दिखाया गया कि जब इस इलाके पर हमला हो रहा है तो ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहा है और मिसाइलें छोड़ भी रहा है। ईरान के पास बवर 373, S-300 PMU-2 और जहरा जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। दूसरा क्लेम है हमलों की संख्या कम करने पर। जंग के 16वें दिन सऊदी अरब ने 6 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल को गिराने का दावा किया। इसी दिन यूएई ने दावा किया कि उन पर ईरान ने अल धाफरा हवाई अड्डे और अमेरिकी सेना के अड्डों पर 10 मिसाइलें और कई ड्रोन दागे। फुजारा पोर्ट पर कई धमाके हुए, जिनमें एक जॉर्डन नागरिक भी घायल हुआ। वहां से कल दिन भर काला धुआं निकलता दिखा है। यूएई की सरकार ने इस हमले के लिए भी ईरान को जिम्मेदार बताया। अब आइए कुवैत पर। कुवैत की सरकार ने क्लेम किया कि अहमद अल जाबेर हवाई अड्डे की तरफ ईरान ने 2 मिसाइलें दागी थीं, जिनमें 3 सैनिक घायल हो गए। एक ईरानी ड्रोन ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। कतर की तरफ भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला हुआ है। इसके अलावा दूसरे खाड़ी देशों में भी सायरन बजते रहे हैं। इजराइल पर भी 16वें दिन जमकर बमबारी ईरान ने की। ये सब हम ईरान की सरकार या आईआरजीसी के क्लेम नहीं बता रहे हैं, ये उन देशों के बयान हैं जिन पर हमले हुए हैं। अगर सिर्फ पेंटागन की ब्रीफिंग सुनी जाए तो ऐसा लगता है कि जंग लगभग जीत ली गई है, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जंग खत्म होने की 2 अनिवार्य शर्तें हैं। पहला, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। दूसरा, सामने वाले में लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। भारी नुकसान के बावजूद अभी तक ईरान के मामले में ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। ईरान की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र विलायत अल फकीह की व्यवस्था अब भी कायम है। नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इस केंद्र को समर्थन देने वाले स्टेट पावर के अंग, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, बसीज मिलिशिया और सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स वफादार बने हुए हैं। और सड़कों पर जंग की बर्बादी भले नजर आ जाए, राजनीतिक अस्थिरता या अराजकता नजर नहीं आती। मतलब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव रिजीम चेंज नहीं हुआ और ईरान जंग में बना भी हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिकियों का गलत अनुमान।
जब ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप के सामने पेश किया गया था, तब उन्हें बताया गया था कि जैसे ही खामेनेई समेत टॉप लीडर को मारा जाएगा तो देश के अंदर ही प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। पर इजराइल ने प्लान बनाते हुए आईआरजीसी और बजीस की ताकत को कम आंका था। आप सोच रहे होंगे कि बात अमेरिका के अनुमान की हो रही है, तो इजरायली प्लान कहां से आ गया? तो सीन ये है कि अब ये बात पब्लिक डोमेन में है कि अमेरिकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में सब के सब इस जंग या इसकी अप्रोच को लेकर सहमत नहीं थे। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को मना लिया और फिर ट्रंप ने फौज को यलगार दे दिया। इसके बाद जनरलों को हुकूम पर अमल करना ही था। उन्होंने तकनीक का सहारा लिया और खूब तैयारी की, लेकिन अब कैलकुलेशन मिसकैलकुलेशन में तब्दील होता दिख रहा है। जनवरी 2026 में महंगाई के मुद्दे पर ईरान में जो प्रदर्शन हुए थे, उसमें बड़ी संख्या में लोग घर के बाहर निकले थे। लेकिन रिजीम बीते कई दौर के प्रदर्शनों की तरह इस झटके को भी झेल गया, चाहे उसे सड़कों पर कत्लेआम मचाना पड़ा हो। लेकिन ईरान ने परवाह नहीं की। इतने में अमेरिका ने बम मार दिए और इस दवा का हुआ रिएक्शन, क्योंकि बाहर से हमला हुआ था और वो जानी दुश्मन का हमला होता तब भी कोई बात थी। ईरान में अमेरिका और इजराइल अपने आप में एक कैटेगरी हैं। उनकी तुलना यूएई या सऊदी के सुन्नियों से नहीं की जा सकती। अमेरिका दुश्मन नहीं है, बड़ा शैतान है। वैसे ही इजराइल भी दुश्मन नहीं है, छोटा शैतान है। यह सबसे बड़ी वजह है कि ईरान में कभी डेथ टू सऊदी या डेथ टू यूएई का नारा नहीं लगा, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए यह बात कही गई। मुख्यधारा की फारसी आबादी को एक तरफ रखें तो फिर बचते हैं कुर्द और अजरी। जनवरी 2026 में जिसने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया वो सीधे बसीज मिलिशिया के निशाने पर आ गया। इजराइल समर्थक का टैग जिस पर लगा उसे कोई राहत नहीं दी गई, कोई खास प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। ये सरासर दमन था। इसलिए जब तक ये पूरी तरह स्पष्ट न हो कि रिजीम टूट ही जाएगा, वो लोग भी बाहर नहीं आना चाहते जो रिजीम के पक्ष में नहीं है। अमेरिका की सरकार कभी कुर्दों से बात कर रही है तो कभी अजरी लोगों का ऑप्शन खोजा जा रहा है, लेकिन वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बाय द वे, कुर्द और अजरी आबादी भी सब के सब तेहरान के खिलाफ हों ऐसा नहीं है। दोनों आबादियों का एक हिस्सा ईरानी रिजीम का समर्थक है। मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की मां कुर्द थीं और पिता अजरी। खुद ट्रंप भी इस सच्चाई को समझने लगे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लोग सरकार के खिलाफ उठने की कोशिश भी करें तो बसीज मिलिशिया उन्हें सड़कों पर मार सकती है। इसलिए अनुमान गलत होने की वजह से यह जंग आज इतनी लंबी चलती दिख रही है। जो यूरोप ट्रंप के सुर से सुर मिलाकर खाड़ी देशों पर हुए हमलों की निंदा कर रहा था, वो महंगी गैस से अब परेशान है। भारत में भी एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रही है, दाम बढ़ चुके हैं, वेटिंग लंबी हो गई है, कॉमर्शियल सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा। सरकार उल्टा कहने लगी है कि जिनके पास पीएनजी और सिलेंडर दोनों हैं वो सिलेंडर को सरेंडर करें। सोचिए, ट्रंप का हमला हुआ और भारत में आदमी सरेंडर कर रहा है अपना सिलेंडर, और इसकी वजह है बैटल ऑफ हुर्मुज। ऐसी बैटल जो हुई नहीं, लेकिन उसके डर ने रास्ता बंद कर रखा है। लोग पूछ रहे हैं कि 2 हफ्तों तक नुकसान उठाने के बाद जब ईरानी नेवी खत्म हो चुकी है तो होर्मुज क्यों नहीं खुल पाया। यही सवाल ट्रंप ने चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से ओवल ऑफिस में पूछ लिया। जवाब सीधा था, सिर्फ एक ईरानी सैनिक अगर स्पीड बोट में बैठकर किसी टैंकर के पास पहुंच जाए तो वो उस पर मोबाइल मिसाइल दागे तो वो टैंकर क्षतिग्रस्त हो सकता है। छोटी बोट से जाकर कोई टैंकर के पास का इलाका भी माइन कर सकता है। तो ये जनरल डैन केन का जवाब था। उसके अलावा कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान छोटी रिमोट कंट्रोल बोट का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत सस्ती होती है, जिनमें विस्फोटक भरकर कम रिस्क से भेजा जा सकता है। ईरान इसी टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहा है और अब तक 16 जहाजों को निशाना बना चुका है। तो ट्रंप ने अब इस समस्या का नया समाधान खोजा है। उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। एक तो नेटो देशों को धमकी भरे लहजे में कहा है कि मदद करो वरना आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा। हो सकता है ट्रंप को डैडी बताने वाले मार्क रूटा कुछ बंदोबस्त कर दे, पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की तरफ से
अब तक कोई भी बयान नहीं आया है कि वो हॉर्मूज खुलवाने के लिए अपने जहाज भेजने वाले हैं। कुछ देर पहले कीर स्टारमर ने जरूर ये बात कही है कि वो सहयोगी देशों से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। नेटो के अलावा एक अलग बयान में ट्रंप ने कुछ और देशों से भी मदद की गुहार लगाई है। इसमें चीन, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों का नाम लिया गया है। बताइए, ट्रंप ने चीन से भी मदद मांग ली है। अमेरिका को भी अच्छी तरह पता है कि चीन ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, जबकि अमेरिका ने तो ईरानी तेल पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पर चीन को बोलने वाला कौन होता है, इसलिए उससे भी मदद मांगी जा रही है। पर चीन क्यों ही मदद करने आएगा, उसका काम तो अच्छी तरह चल रहा है। चीनी टैंकर इस रास्ते से गुजर रहे हैं। एक और बात यह है कि इसी महीने के आखिर में ट्रंप की चीन यात्रा भी तय है। ये यात्रा पहले ट्रेड और सिक्योरिटी पर होने वाली थी, लेकिन अब लगभग तय माना जा रहा है कि ईरान की जंग ही उस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। तो चीन इस पर क्या फैसला लेता है, देखना होगा। एक और बात, भारत इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। भारत पर दबाव है कि उसने ईरान पर हमले की निंदा क्यों नहीं की। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का भी बयान आ चुका है कि ब्रिक्स कुछ बोलता क्यों नहीं। भारत की अपनी मजबूरियां हैं। अगर सीधे अमेरिका की निंदा की तो ट्रंप के टैरिफ की तलवार लटक ही रही है। ईरान भी यही चाहता है कि जो बात हो वो एक नॉन वेस्टर्न मंच पर हो। रही बात वेस्टर्न मंच या पार्टनर्स की, तो जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप की मदद करने से इनकार कर दिया है और जैसा बताया कि ब्रिटेन दूसरे सहयोगी देशों के साथ मीटिंग भी कर रहा है। इस समय ट्रंप का भाग्य ईरान वॉर पर टिका हुआ है। पिछले एक साल से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग नीचे जा रही है। सिर्फ फरवरी में अमेरिका में लगभग 92,000 नौकरियां खत्म हुई हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और कंपनियां निवेश को लेकर सावधान हो गई हैं। ऐसे में मध्य पूर्व की एक जंग शुरू करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था। अब इस जंग की वजह से एक और खतरा सामने आ गया है, तेल की कीमतें। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को अक्सर राष्ट्रपति के कामकाज पर जनमत संग्रह की तरह देखा जाता है। अगर जंग बिना किसी क्लियर रिजल्ट के खत्म होती है तो ट्रंप के विरोधी इसे उनकी बड़ी राजनीतिक हार के रूप में पेश करेंगे और अगर जंग लंबी चलती है तो तेल की कीमतें, महंगाई और अमेरिकी सैनिकों की मौतें, ये सब मिलकर उनके खिलाफ माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप की घरेलू नीतियां भी विवादों में रही हैं। उनके बड़े चुनावी वादों में से एक था इमिग्रेशन कम करना, पर अब ट्रंप के तरीकेकार पर सवाल उठ रहे हैं। कई जगहों पर इमिग्रेशन एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भारी विरोध हुआ है। वो बिना सबूत लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। यहां तक कि कुछ रिपब्लिकन नेता भी अब इस विवाद से दूरी बना रहे हैं। मिड टर्म चुनाव के लिए रिपब्लिकन नेताओं को ही हिदायत दी जा रही है कि मास डिपोर्टेशन वाला मुद्दा ना उठाएं, हम पर ही भारी पड़ चुका है ये। इसके अलावा ट्रंप के कई खास लोग आपस में लड़ रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा मामला बार बार सुर्खियों में आ रहा है। यानी घरेलू राजनीति में ट्रंप की स्थिति बिल्कुल स्थिर नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो कई दक्षिणपंथी मीडिया हस्तियों ने खुलकर इस जंग की आलोचना की है। टकर कार्लसन और मेगी केली जैसे लोगों ने कहा है कि अमेरिका को इस लड़ाई में नहीं फंसना चाहिए। यानी ट्रंप का सपोर्ट सिस्टम ही हिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा भी जंग में दूसरे ऑप्शन तलाश रहे हैं। दो की बात हम करते हैं यहाँ। पहला फैसला है खार्ग आइलैंड का। फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान का ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट यहीं से होता है। अगर अमेरिका इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है तो वो सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था को चोक कर सकता है, लेकिन ऐसा करना आसान भी नहीं है। अभी अमेरिका ने यहां हमला किया भी था, पर यहां कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो इस आइलैंड पर मजे के लिए फिर से हमला कर सकते हैं। कब्जे का प्लान भी डिस्कस हो रहा है, पर इस द्वीप पर कब्जा करने का मतलब होगा वहां अमेरिकी सैनिकों को लंबे समय तक तैनात रखना और इसमें अमेरिकी सैनिकों को खतरा भी हो सकता है। दूसरा बड़ा फैसला ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक करीब 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है, जिस पर थोड़ा और काम करके बम बनाया जा सकता है।
खबर है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान के पास गहरी सुरंगों में रखा गया है। अमेरिका पहले भी इस जगह पर बमबारी कर चुका है, लेकिन समस्या ये है कि सुरंगों के अंदर घुसकर इसे निकालना जोखिम भरा काम है। इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस को जमीन पर उतारना पड़ेगा, या तो वो चोरी छिपे अंदर घुसकर ये यूरेनियम निकालने की कोशिश करें। अगर इस दौरान ये यूरेनियम केमिकल रिएक्शन की वजह से इसमें कुछ भी एक्शन होता है तो जहरीली और रेडियो एक्टिव गैस फैल सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए कई तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं जो हमने बताएं। उसके अलावा ट्रंप विदेशी नेताओं से भी लगातार इस सिलसिले में बात करते रहते हैं। खास तौर पर MBS से वो बात करते हैं। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक बिन सलमान ट्रंप को यही सलाह दे रहे हैं कि ईरान पर दबाव बनाए रखा जाए और हमले जारी रखे जाएं। यह सलाह नई नहीं है। सऊदी अरब के राजा रहे किंग अब्दुल्ला भी अमेरिका को कई बार यही सलाह दे चुके हैं। अखबार के मुताबिक वो तो सीधा कहा करते थे, कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक। तो कुल 2.5 लोग इस जंग में हैं, ट्रंप, नेतन्याहू पूरे और MBS आधे। ये 2.5 चाल वाला घोड़ा स्नेक का हेड कब उतार पाएगा, ये तो देखना होगा। फिलहाल राजदूत के इस अंक में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी साजिद ने, शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।